वेलकम क्लास 11th न्यू वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ पाइथन में पाइथन ऑपरेटर्स। मैंने बिल्ट इन फंक्शन तक पिछली वीडियो में पढ़ा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपना न्यू टॉपिक पाइथन ऑपरेटर्स। देखो, ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वैल्यूज़ एंड वेरिएबल्स। देखो, मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। कोई भी वैल्यू एंड वेरिएबल को ऐड करने के लिए आप प्लस का साइन यूज़ करते हो, उसको माइनस करने के लिए माइनस का साइन यूज़ करते हो, उसको गुणा करने के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हो। उसी तरीके के हमारे पास कुछ पाइथन ऑपरेटर्स हैं जिन्हें यहाँ पे कुछ अलग लैंग्वेज में देखा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। ये जो पिक है मैंने एनसीईआरटी की बुक से ली है। आप लोग अगर आपके पास नहीं है बुक तो गूगल पे सर्च कर लेना क्लास 11th आईपी। आपको वहाँ पे हर चैप्टर के पीडीएफ मिल जाएगी एनसीईआरटी बुक्स के। तो मैंने वहीं से निकाला है उसको। ठीक है, सबसे पहले इसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर्स आते हैं, बट जो मेन ऑपरेटर्स हैं मैं उन्हीं के बारे में पढ़ाने वाला हूँ आपको। पहला आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे ना, आपको जैसे मैं अभी जैसे प्लस है तो वहाँ पर दे देगा 2 + 4, ये इसका आंसर क्या आएगा, या फिर 2 × 4। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन थोड़ा चेंज हो गया तो उसको ध्यान देना आप लोग, उसी तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पे एडिशन के लिए तो प्लस यूज़ हो रहा है, सब्सट्रैक्शन के लिए माइनस यूज़ हो रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन के लिए यहाँ पे स्टार का साइन यूज़ होता है। ध्यान रखना, पाइथन में मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का साइन यूज़ होता है, यानी 2 * 5 यानी आंसर होगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे डिवीजन के लिए स्लैश का यूज़ होता है, जिसमें आपकी फ्लोट वैल्यूज़ भी आ सकती हैं, यानी डेसिमल में भी आंसर आ सकता है। अब आते हैं हम लोग मॉड्यूलस पे। मॉड्यूलस का आंसर यही होगा कि मान लीजिए 5 / 2, तो उसका आंसर आएगा 1। अब आप सोचोगे 5 मॉड्यूलस 2 का आंसर 1 कैसे आया, तो इसमें आप लोग 5 को 2 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर होगा। और यहाँ पे आता है एक और फ्लोर डिवीजन, ठीक है, जिसमें डबल डैश बना है। तो उसका मतलब यही है कि आपकी जो भी वैल्यूज़ हैं मतलब डिवाइड करने के बाद जो भी दो नंबर्स को डिवाइड करने के बाद वैल्यूज़ आएंगी, उनको पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा, उनको इंटीजर में लिखा जाएगा, फ्लोट में उनकी वैल्यूज़ नहीं आएंगी। और एक्सपोनेंट मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन। जैसे अभी तक हम लोग 2 × 4 कर रहे थे तो आंसर हमारा 8 आ रहा था। ठीक है, बट यहाँ अगर 2 raised to the power यानी raised to the power हमारा होता है डबल स्टार। ठीक है, अगर डबल स्टार लिखा है 2 * 4, तो यानी 2 को 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग रेशनल ऑपरेटर्स पे। इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ये हमारा उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, पाइथन ऑपरेटर्स। अब दोबारा आ जाते हैं हम लोग इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर देख लो, प्लस इज इक्वल्स टू। देखो कई बार होता है ना 2 + 5, आपका आंसर आएगा 7। ठीक है, बट यही कहीं दे देता है 2 + इज इक्वल्स टू 5, तो इसका आंसर क्या होगा। आप तो सोचोगे यार घबरा जाते हो, तो इसका घबराना नहीं। जैसे यहाँ पे लिखा है प्लस इज इक्वल्स टू, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा। जैसे 2 + 5 हो रहा था, 2 + 5 इज इक्वल्स टू 7, अगर यहीं पे आ जाए 2 + इज इक्वल्स टू 5, हमारा तब भी आंसर सेम ही आएगा, यानी 7 ही आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होता है। एंड में अगर दोनों सही हैं तभी ट्रू देना, अदरवाइज फॉल्स दे देना। और में अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन में सही है तो ट्रू दे देना। नॉट मतलब आपको उस चीज़ का रिवर्स कर देना है। मान लो आंसर ट्रू आ रहा है और अगर लिखा है नॉट, तो आंसर आपको फॉल्स कर देना है, यानी रिवर्स कर देना है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी उतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अब हम लोग आ जाते हैं इम्यूटेबल एंड म्यूटेबल पे। देखो, मैंने आपको डिक्शनरी और लिस्ट आगे पढ़ाऊंगा तो उसमें भी इम्यूटेबल है, इसीलिए इसको पहले पढ़ा दे रहा हूँ मैं। म्यूटेबल क्या होते हैं? म्यूटेबल डाटा टाइप्स आर दोज वैल्यूज़ कैन बी चेंज्ड इन प्लेस, यानी म्यूटेबल वो होते हैं जो कि अपनी वैल्यूज़ प्लेस चेंज कर सकते हैं। ये आपको मैं आगे इसका डिफरेंशिएशन भी पढ़ाऊंगा, तब आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले उसकी एक बड़ी सी मोटी डेफिनेशन देख लो। इम्यूटेबल होता है, इम्यूटेबल डाटा टाइप्स आर दोज वैल्यूज़ विच कैन नॉट चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। यहाँ पे चेंज की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, तो एन लगा लेना उसमें। इम्यूटेबल वो होते हैं जो कि अपनी वैल्यूज़ चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो अब डिफरेंस आ गया, अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये म्यूटेबल हमारे चेंज हो सकते हैं, इनमें ऐड एंड रिमूव एलिमेंट भी हो सकता है, स्लोअर एक्सेस टाइम होता है इनके पास, एफिशिएंट होता है, एग्जांपल लिस्ट और डिक्शनरी। इम्यूटेबल में ले लो कैन नॉट बी चेंज्ड, कैन नॉट ऐड एंड रिमूव एलिमेंट, क्विकर टू एक्सेस, एक्सपेंसिव होते हैं एज कम्पेयर टू म्यूटेबल, एग्जाम्पल बूलियन स्ट्रिंग टपल्स। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, मैं आपको बढ़िया से नोट्स के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, आखिर समय पर जाकर रिविजन कर लोगे ना, काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हो आप लोग। अब आते हैं हम लोग कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारा एक तरीके से लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो इसमें 3 तरीके के कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट होते हैं। एक सीक्वेंशियल,
सीक्वेंशियल की स्पेलिंग देख लेना, SEQUEN होगी, यहाँ पे S लिख दिया मैंने। सीक्वेंशियल, सिलेक्शन और रिपीटिशन। हम लोग आ जाते हैं सीक्वेंशियल स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट हुज एग्जीक्यूशन प्रोसेस हैपन इन अ सीक्वेंस आर कॉल्ड एज सीक्वेंशियल स्टेटमेंट। यानी कोई भी ऐसा एग्जीक्यूशन जो कि सीक्वेंस में हो रहा है, लगातार हो रहा है, उसे हम सीक्वेंशियल स्टेटमेंट कहेंगे। इसमें एक प्रॉब्लम और आती है कि अगर आपका लॉजिक कहीं पर भी ब्रेक होता है तो वहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन बंद हो जाएगा। मान लीजिए कहीं पे बीच में एरर आ गया तो आपका एग्जीक्यूशन वहाँ पे बंद हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग सिलेक्शनल स्टेटमेंट पे। ये ज़्यादातर आता है, सीक्वेंशियल नहीं आता है, सिलेक्शन ज़्यादातर आता है। तो देख लो, ऑल्सो नोन एज डिसीजन एंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट। सिलेक्शनल स्टेटमेंट को हम ब्रांचिंग स्टेटमेंट और डिसीजन स्टेटमेंट भी कहते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल हो गया सिंपल इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ़ एलिफ एल्स। देखो, इफ़ एलिफ एल्स आपके कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जो कि आपके प्रोग्राम में यूज़ होते हैं। इफ़ मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो आंसर दे देना, एल्स अगर ये ऊपर वाली कंडीशन नहीं सही है तो ये एल्स वाली आंसर दे देना। अगर इन दोनों में से कोई सही नहीं है तब आपका आता है, मैं गलत बोल दिया, इफ़ एलिफ एल्स होता है। दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। इफ़ मतलब होता है कि अगर ये कंडीशन सही है तो ये आंसर देना जो भी आपने लिखा है। एलिफ मतलब अगर इफ़ वाली स्टेटमेंट गलत है तो एलिफ का आंसर सही होगा, वो देना। अगर इफ़ एलिफ दोनों ही गलत है तो एट द एंड आपके पास ऑप्शन आता है एल्स, जिसमें आप एक प्रिंट मतलब कुछ भी लिखते हो कोड, तो वो एल्स में प्रिंट तभी करेगा जब इफ़ और एलिफ की दोनों कंडीशन खराब मतलब गलत होगी। देख लो, नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट आर एन इफ़ स्टेटमेंट इनसाइड एन इफ़। नेस्टेड इफ़ क्या होता है, अगर कोई इफ़ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट लगा है तो उसे हम नेस्टेड इफ़ कहेंगे। अब आ जाते हैं हम लोग रिपीटिशनल स्टेटमेंट पे। यूज टू रिपीट अ ग्रुप ऑफ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन। यानी कोई एक ग्रुप होता है जो कि आपका रिपीट करने के लिए होता है, रिपीट करने के लिए, कोड को बार बार रिपीट करने के लिए यूज़ होता है। जैसे आप लोग इसका सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल दे दूं, जैसे आपको 2 की टेबल लिखनी है ना, जैसे किसी भी चीज़ की टेबल लिखनी है तो उसके लिए जो प्रोग्राम आएगा ना, उसको आप लोग को एक बार लिखना है, वो 2 की टेबल प्रिंट करता जाएगा जितने तक आपने लिखे। जैसे आपने लिखा है 10 तक प्रिंट करना है, वो कोड आता है पूरा। मैं प्रैक्टिकल फ़ोन पर नहीं दिखा सकता हूँ बढ़िया से, बट फिर भी आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको काफ़ी सारी प्रैक्टिकल की मिल जाएंगी। मैं सिंपली आपका थ्योरी मजबूत करके चल रहा हूँ, क्योंकि आपकी अगर थ्योरी भी बढ़िया रहेगी ना तो आपका 70 मार्क्स में से 50 या 45 आराम से कंफर्म कर लोगे। और प्रैक्टिकल भी काफ़ी सारे, अब प्रैक्टिकल भी आगे जो DBMS का है उसको भी पढ़ा दूंगा, तो आप बढ़िया से आराम से 70 में से 60 प्लस स्कोर आराम से कर लोगे। ठीक है, प्रैक्टिकल की बारी आई तो प्रैक्टिकल आप लोग यूट्यूब पे चले जाना। मेरे पास अभी उतनी कोई बढ़िया डिवाइस नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिकल भी करवा सकूँ, इसलिए मैं प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा हूँ, थ्योरी पोर्शन आपको कंप्लीट करवा रहा हूँ। आगे जो DBMS आएगा उसके प्रैक्टिकल में करवा दूंगा, बिकॉज उसके प्रैक्टिकल फ़ोन में करवाना आसान है। ठीक है, रिपीटिशन स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। इसका एग्जांपल देख लो, फॉर लूप, वाइल लूप, नेस्टेड लूप। जैसे आप वो अपनी टेबल वाला कमांड लिखोगे ना, तो उसके लिए आपको एक कमांड सबसे पहले लिखना पड़ेगा, फॉर लूप। लूप मतलब होता है रिपीटिशन, इसको रिपीट करते रहो जब तक आपकी ट्रू वैल्यू ना आ जाए, उसे हम रिपीटिशन स्टेटमेंट कहते हैं। लास्ट आता है हमारे पास एम्प्टी स्टेटमेंट। ये उतना खास नहीं है बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अ स्टेटमेंट दैट डज नथिंग इज कॉल्ड एज एम्प्टी स्टेटमेंट। यानी वो स्टेटमेंट जो कि कुछ भी नहीं करता है पाइथन में, उसे हम एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। पास स्टेटमेंट को हम एम्प्टी स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो ये वाली वीडियो नहीं समझ पानी, पहला पार्ट देखना है, चैनल पे जाके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, वहाँ पे क्लास 11th IP सर्च करना, जो प्लेलिस्ट है उसमें चले जाना, उसमें हर एक IP की आपको मिल जाएगी। और धीरे धीरे मैं पूरा 11th का सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा। ये हमारा दूसरा यूनिट था जो कि कंप्लीट हो गया। 4 यूनिट आएंगे आपके 11th में, जो कि जिसमें से मैंने 2 कंप्लीट कर दिया है। और आपका लास्ट जो है इमर्जिंग ट्रेंड वाला, वो उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज उसमें से 5 नंबर का आता है। फिर भी मतलब ज़रूरी है बट उतना ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, एक वीडियो में वो ख़त्म हो जाएगा। तो होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई ना तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अपने दोस्त लोगों के साथ वीडियो ज़रूर से शेयर करना, बिकॉज मैंने 11th में काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करी है। आपको IP के चैनल्स नहीं मिलते हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पे सेट कर देना। मिलते हैं आप सभी को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।